पेरियार ईवी स्वामी नायकर जी की 145वीं जयंती के अवसर पर अति पिछड़ा एवं उपेक्षित समाज अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के अवसर पर मैं सभी आरक्षित वर्ग में जन्मे संत गुरु महापुरुषों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर महान चित्र, महान दार्शनिक पेरियार जी के महान चित्र को शत शत नमन करते हुए आज के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री कप्तान सिंह धनगर जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अति पिछड़ा अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक आदरणीय भाई जवाहरलाल बघेल एडवोकेट जी, उपेक्षित समाज महासंघ के अध्यक्ष भाई भोजराज सिंह धनगर जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री राधाचरण सूरवंशी जी, आदरणीय रमेश चंद्र दिवाकर जी, आदरणीय चेतन स्वरूप राजौरिया जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश पांचाल जी, आदरणीय ओपी आर्या जी, आदरणीय सूरजपाल सिंह कश्यप जी, आदरणीय उदयवीर सिंह नागर जी, आदरणीय विजयपाल सिंह प्रजापति जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह इंस्पेक्टर साहब, आदरणीय रोशन लाल माहौर जी, आदरणीय वीरपाल सिंह प्रजापति जी, आदरणीय डॉक्टर गजराज सिंह विमल जी, गजराज सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय महेंद्र सिंह निषाद जी, आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी, आदरणीय छत्रपाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अहेरिया महासंघ, आदरणीय सुंदर सिंह बर्मन जी, और हमारे बीच आदरणीय जो अभी डायरेक्टर साहब बोल रहे थे महेश जी, और मंचासीन सभी सम्मानित साथियों, मेरे समक्ष बैठे समाज के वह कर्णधार क्रांतिकारी साथियों, जिनके जीवन में, जिन्होंने अपने जीवन में हर क्षेत्र में समाज का बहुत ही लगन से सेवा की है, हर क्षेत्र में अग्रणीय रहे हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहूँगा, कृपया जो भाई इधर उधर घूम रहे हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथियों, काफ़ी लोग मिलते हैं और उनका कहना ये रहता है कि ये पिछड़े पिछड़े समाज के लोग जागरूक नहीं, इनका संघर्ष में कोई योगदान नहीं, ये कहीं नजर नहीं आते हैं। साथियों, ये बात उनके नजरिए से हो सकती है, लेकिन आजादी से पूर्व जब यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय पर इस उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, जिन्हें आज के समय में अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में जाना जाता है, इनका बहुत ही डटकर संघर्ष चल रहा था। अंग्रेजों के सामने अपनी समस्याओं को रख रहे थे, लिखित में अपना मांग पत्र दे रहे थे। उस समय पर देश के अंदर 3 महान नेता और काम कर रहे थे।
जिनमें एक बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी और जिन्ना साहब, इनकी भी मांगे अंग्रेजों के समक्ष रखी जाती थी, अपनी लड़ाई को बुलंदी से लड़ रहे थे। साथियों, लगभग 100 वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं। लड़ाई निरंतर चलती रही। साइमन कमीशन के वक्त इस देश के अंदर छूत और अछूत के नाम से समाज की पहचान होती थी। तो सछूतों ने अछूतों के हक में शपथ पत्र दिए। उनकी दयनीय स्थिति को साइमन कमीशन के सामने हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उन्हें बताने का काम किया। साथियों, समय आगे बढ़ता रहा। आगे चलकर देश आजाद हुआ, भारत का संविधान बना। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। उस संविधान के अंदर जो आर्टिकल 340 है, साथियों, पूरी दुनिया लोहा मानती है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। उन जैसा शख्स दुनिया के पटल पर नजर नहीं आते। लेकिन जब कोई काम करता है, हमारे इन साथियों ने भी समाज में काम किया है, और समाज में जब काम करते हैं, इनके सामने जो अड़चनें आती हैं, चाहते हुए भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, ऐसी समस्याएं हमारे आदर्श महापुरुषों के सामने भी आई। उसका एक प्रमाण है, जब पूरे देश में भ्रमण करने के बाद आगरा के अंदर समाज का सहयोग न मिलने पर जो चिंता व्यक्त की थी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, वो किसी से छुपी नहीं। साथियों, आर्टिकल 340 भारतीय संविधान के अंदर दर्ज है। परिस्थितियां ऐसी रही कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकी, उसको डिफाइन नहीं किया जा सका। तो जो पीछे से संघर्ष करने वाले लोग थे, खास तौर से मैं आज पेरियार ईवी स्वामी नायकर जी का जिक्र करना चाहूंगा कि संविधान को पढ़ने के बाद आर्टिकल 340 की जो व्याख्या नहीं की गई, उसकी व्याख्या करने के लिए दबाव बनाया, और 1951 में पहला भारतीय संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, और 15(4) 16(4) के अंदर आर्टिकल 340 की व्याख्या की गई। 51 में संशोधन होता है, 52 में पहला चुनाव भारत का किया जाता है। भारत में जब 1952 में पहला चुनाव होता है, सरकार बनती है, वही पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग साथियों आवाज बुलंद करते हैं। पहला आयोग काका कालेलकर बनाया जाता है। उस काका कालेलकर आयोग में 67 पेज की जो रिपोर्ट है, वो आज के ये जो अधिकार वंचित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, इनके लिए बहुत बड़ा अधिकार दिया है। साथियों, 55 में रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं सरकार पे दबाव बनाने के लिए। तो उस वक्त की तत्कालीन केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ के हमें अधिकार न देने की नियत से राज्य सरकारों को अधिकार दे देती है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो अपने राज्य में आयोग बनाकर इस पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को न्याय देने का काम कर सकती है। साथियों, 61 का वो फैसला फिर संघर्ष में आ गया। संघर्ष जारी रहा, संघर्ष चलता रहा। इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लागू किया जा चुका था, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण इस देश के किसी प्रदेश में और देश में नजर नहीं आता था। ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। साथियों, 61 से संघर्ष चलता रहा। 1978
11 नवंबर का वो दिन था। भारत का वो पहला प्रदेश था बिहार जहां पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिला वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। आरक्षण देने वाले भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर। साथियों, आरक्षण लागू करने के बाद उनकी सरकार को गिरा दिया गया। कोई समझौता नहीं, इस देश में पहला आरक्षण लागू होगा। 78 से काम आगे बढ़ता है। आज वर्तमान में 11 प्रदेशों के अंदर वर्गीयकरण करके, पिछड़े का वर्गीयकरण करके आरक्षण लागू किया जाता है। इस देश के 11 प्रदेशों में 12वां प्रदेश भी शामिल हो गया। उत्तर प्रदेश की जहां हम बात करते हैं तो 1975 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की सरकार होती है। इस समाज की लड़ाई गति पकड़े हुई थी, ताकत से उठ रही थी, सरकारों पे दबाव बन रहे थे। 75 में छेदालाल साथी आयोग का गठन किया जाता है। छेदालाल साथी आयोग की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो इन अति पिछड़ों के लिए मजबूत मसौदा उसके अंदर देखने को मिलेगा। इनके अधिकार मिल गए होते, लेकिन साथियों, प्रदेश की सरकार उस छेदालाल साथी आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करती है, ठंडे बस्ते में डाल देती है। संघर्ष जारी रहता। आगे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी इसमें वर्गीकरण करके अपूर्ण, जिसे कहते हैं हम अपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया किए करके आरक्षण लागू करते हैं, तो हाई कोर्ट में टाइम फिक्स हो जाती है, क्योंकि वो अधिकार देना नहीं चाहती। उनके लिए साथियों, लड़ाई निरंतर चल रही है। अभी वर्तमान सरकार, इन्होंने भी राघवेंद्र प्रसाद सामाजिक न्याय कमेटी का गठन किया। उसमें भी रिपोर्ट आ गई है। 5 वर्षों से वह धूल फांक रही है, लागू करने की नीयत नजर नहीं आ रही। कारण क्या है? हमारे संघर्ष में, हमारी लड़ाई में कमी कहां है? हमारी कमी है कि हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 340, 15(4), 16(4), अगला संशोधन 73वां, 123वां की जानकारी हम लोगों को नहीं है। इस संवैधानिक अनुच्छेदों के और इसके जो संशोधन हुए हैं उसके लिए हम इधर इसी वर्ग के लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसकी जानकारी के लिए कार्यशाला की जाए। विद्वान अधिवक्तागण हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ने में उनकी रुचि है, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं। अति पिछड़े समाज के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ साथ अनुसूचित समाज के लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं। हम पूरे आरक्षित वर्ग के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आर्टिकल 340, 15(4), 16(4) की व्याख्या और हमारे अधिकारों को सही तरीके से हमें जानकारी देने का काम करें, इस कार्यशाला में शामिल हो। साथियों, यह अभियान अति पिछड़ा अधिकार मंच के साथ के माध्यम से आदरणीय जवाहरलाल बघेल जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। एक और बात हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ना तो हम किसी धर्म के विरोधी हैं, ना हम किसी जाति के विरोधी हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की जानकारी लेकर इस सरकार का गिरबान पकड़कर अपना अधिकार लेना चाहते हैं। मात्र यही एक मुहिम है हमारी, और कोई दूसरा वास्ता नहीं। साथियों, हमारे समाज के जितने लोग बैठे हुए हैं, अब से 40 वर्ष पूर्व इन सभी जातियों के लोगों ने, ये जातियां नहीं
ये है उपजाति। इन सभी उपजाति के लोगों ने अपनी अपनी उपजाति का सामाजिक संगठन बनाया और सामाजिक संगठन बनाने के बाद जब कहीं शक्ति नजर आई तो राजनीतिक दलों ने उनको अपने साथ जोड़ दिया और उनसे कहा कि ये अमुक राजनीतिक पार्टी आपको इस पद पर लाई है तो समाज से कहो कि ये हमें अपना वोट करे। हमारे लोगों ने ये काम किया और जब ये काम किया समाज को इकट्ठा किया, राजनेताओं को बुलाया, सरकार के लोगों को बुलाया और अपनी उपजाति के अधिकारों की मांग की। तो उपजातियों की मांग से यदि आप लोग संतुष्ट हैं तो उपजातियों की मांग करते रहो, क्योंकि आज प्रत्येक उपजाति का प्रतिनिधि सरकार में शामिल है। आप अपनी उपजाति की क्या डिमांड करेंगे कि हमारा नेता होना चाहिए? आपका नेता सरकार में रहे हैं और सरकार में हैं। आपकी लड़ाई समाप्त, क्योंकि उपजाति से आप जो कर सकते थे वो किया। जाति क्या है और उपजाति क्या है? जब हम तहसील में जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है। या पिछड़े वर्ग के लोग जितने लोग हैं जब तहसील में जाके जाति का सर्टिफिकेट लेंगे तो इन्हें एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा भारतीय संविधान के आधार पर, शासनादेश के आधार पर। हमारा इसमें कहना है कि विवाह शादी संबंध पूजा अर्चना जो आप करते हैं वैसे करते रहे, लेकिन संवैधानिक अधिकार की यदि बात आती है तो इन सभी उपजाति के लोगों को एक जाति के मंच पर बैठ करके सरकार के सामने आपको ताकत से आवाज उठानी होगी। ऐसा करने से आपको अधिकार मिल सकते हैं। साथ ही साथ वर्गीकरण की जहां बात है, बिहार प्रदेश में शिक्षा और नौकरियों में 78 में आरक्षण लागू किया और उसके बाद आप देखेंगे तो स्थानीय निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण है, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं है। कारण है कि वो एमएलए एमपी अपनी ताकत के बल पर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इस अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव में अलग से आरक्षण किया जाए कि जो लोग एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं तो वो चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, मेयर, यहाँ की सीटों तक तो पहुंचे। आपकी 40 वर्षों के संघर्ष के अंदर कितने आपके ब्लॉक प्रमुख नजर आते हैं, कितने आपके चेयरमैन नजर आते हैं, कितने आपके जिला पंचायत अध्यक्ष नजर आते हैं। विधायकों की बात तो एक सपना बन गया। साथियों, ये राज्य सरकार से मांग है, देश के सरकार से भी मांग है कि आर्टिकल 340 के प्रावधान के आधार पर 15(4), 16(4) के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में भी हमारा आरक्षण लागू किया जाए। ये संघर्ष अति पिछड़ा अधिकार के मंच के माध्यम से आप लोग सभी लोगों के सहयोग के साथ साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है। जिस समय ये संगठन बनाया लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, ये बीज बोया, ये वृक्ष बना, हवा चली, आज आंधी चल रही। अभी 24 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आपकी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी माह की 24 तारीख 29 तारीख को आगरा के अंदर अति पिछड़ा अधिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, आपकी लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो जो प्रस्तावित है अति पिछड़ा अधिकार मंच के प्रस्ताव में कि हम संवैधानिक आधार पर आर्टिकल 340, 15(4), 16(4) को लेकर के एक कार्यशाला करें। उस कार्यशाला में जिस प्रकार से न्यायालय में एडवोकेट आर्गुमेंट करते हैं और उसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो वो संवैधानिक रूपी साक्ष्य भी उसके अंदर होने चाहिए, जिससे हमें मजबूती मिल सके। दूसरा साथियों, इस जनपद अलीगढ़ में
प्रस्तावित है रथ यात्रा। अब रथ यात्रा कैसे चलेगी? खाली रथ को लेकर तो नहीं घूमा जाएगा। जिस दिन आप तैयार हो गए, जिस दिन आपने अपनी जाति के लोगों को तैयार कर लिया, इस जनपद में आपके अधिकारों को लेकर के रथ यात्रा जो प्रस्तावित है वो कूच कर देगी। और जब कूच कर देगी, मैं दावे के साथ, भरोसे के साथ कह रहा हूं, यदि आप ईमानदारी के साथ अपने अपने समाज को तैयार कर लेते हैं तो संख्या कितनी है? अति पिछड़ों का नारा दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या है 15% सामान्य वर्ग की, 15% अनुसूचित जाति की, 7.5% अनुसूचित जनजाति की, 12-14-15% लगभग फॉरवर्ड बैकवर्ड की, और धार्मिक अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं उसमें जो अपर है वो श्रेणी में आते हैं। बाकी हिंदू और मुस्लिम और सिखों के अंदर धर्म 3 अलग हैं, उसमें भी ये अति पिछड़े समाज के लोग संवैधानिक रूप पर जाति का प्रमाण पत्र लेते हैं। आपकी संख्या 40% संख्या वाला समाज